तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो आज इसी सीरीज का फाइनल लेग हम कवर करेंगे, मेकिंग ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट लेक्चर तक अगर हम बात करें तो वी हैव कवर्ड अप टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लास्ट हमने कवर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां पे ब्रिटिशर्स ने हमें ये मंजूरी दे दी थी कि आप एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना सकते हैं अगर सारी प्रोविंसेस और सारे प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ फेडरेशन नहीं बना सके। रीजन बीइंग क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया, वो फेडरेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। वो ही एग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी में ब्रिटिशर्स के साथ रहना चाहते थे जहां पे उनकी बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड हो और वो अपने इलाके के राजा हो। वो एक फेडरेशन, एक यूनियन का पार्ट बनके पूरे देश के रूल्स रेगुलेशंस को अपने अंदर नहीं लाना चाहते थे। सो यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। लेकिन इवेंचुअली जाके हमारा देश, जैसा आपको पता है, 1947 में आजाद हुआ तो एक यूनियन भी बना, फेडरेशन बना। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था, तो फिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ इस दरमियान कि अब जो हमारा देश है वो एक इकट्ठा फेडरेशन की तरह, एक यूनियन की तरह बन पाया। सो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कहानी चालू होती है जैसे 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम देख चुके हैं। अब इसी दरमियान क्या हुआ, हमारे देश भर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मुहिम चालू हो गई थी। लोग डिमांड करने लग गए थे क्योंकि जैसा आपको पता है कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स अब इंडियन को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन पर्सपेक्टिव को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो इसीलिए उसी डिमांड को बढ़ाने के लिए और इंडियननेस घुसेड़ने के लिए ब्रिटिशर्स की हुकूमत में एक और डिमांड रखी गई थी कि हम हमारे देश का कानून खुद बनाएंगे, हम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे और उसके लिए हमें चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत। एक क्या चाहिए हमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। यानी कि आपको हमें अनुमति देनी पड़ेगी कि हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं जो कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, फ्रेम करेगी। ऐसी डिमांड रखी गई सबसे पहले सन 1934 में एमएन रॉय द्वारा। ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, फॉर्मर लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, बहुत ही बड़े लीडर थे। इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी यही थे। तो इनकी ये डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए और इसी गठन की बात को सेकंड किया आईएनसी ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसी बात को रखा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड है और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है, हमारे लोगों को बनाना है। तो इसी चीज को ऑफिशियली भी रखा किसने? आईएनसी ने 1935 में। तो चालू हुई 1934 एमएन रॉय के द्वारा, फिर इसको बैकिंग मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन 1935, विच वॉज अ ग्रेट पार्टी या बिग पार्टी एट दैट टाइम। ठीक है, ये हमको पता ही है। लेकिन इस लेवल तक क्या था, ब्रिटिशर्स इस चीज के लिए राजी नहीं थे। ये बात कर रहा हूं मैं 1935 के लिए। 1935 में ब्रिटिशर्स राजी नहीं थे कि अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोग खुद लिखें। वो यही चाहते थे कि हम उन पे रूल करें। तो अभी तक तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो माने, हमारी डिमांड जरूर थी लेकिन वो माने, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ 1939 से? क्या हुआ 1939 से चालू हो गया एक महासंग्राम, महायुद्ध, वर्ल्ड वॉर 2, जहां पे हिटलर ने क्या करा? हिटलर ने ब्रिटेन के खिलाफ दावा बोल दिया और सारे कॉलोनियल रूल पे अटैक चालू हुआ। सो इससे क्या हुआ, हिटलर के अटैक के बाद ब्रिटिशर्स, जो कि पहले भी एक वर्ल्ड वॉर में रिसोर्सेज कम हो गए थे, हालांकि विजयी थे वो उस वर्ल्ड वॉर में भी, और इस वर्ल्ड वॉर के एंड में भी ब्रिटिश एंड देयर अलाइज वर विनर। लेकिन क्या हुआ इस वॉर के साथ, जब इतने मेगा लेवल पे वॉर हो रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स के रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे थे। ब्रिटिशर्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मिलिट्री रिसोर्सेज, आर्म रिसोर्सेज, सब प्रकार से ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंच रहा था। आमतौर से ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंच रहा था और ब्रिटिशर्स की और जो जर्मन की मेन लड़ाई थी उसमें जापान वगैरह जो कंट्रीज थी वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रही थी। तो अब जापान क्योंकि हमारी बॉर्डर्स के पास है, हमारे एरिया में है, तो हमें क्या था, ब्रिटिशर्स को किसकी जरूरत थी? इंडियन लोगों की जरूरत थी कि वो भी वॉर में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करें अगेंस्ट हिटलर, अगेंस्ट जर्मनी एंड जापान। तो इसके लिए क्या लाया गया? अगस्त ऑफर 1940। तो अगस्त ऑफर 1940 एक और टॉफी ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे लिए दी गई
कि भैया आप हमारा साथ दें लड़ाई में, इस वर्ल्ड वॉर 2 में अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट जर्मनी, अगेंस्ट जापान। हिंदुस्तानियों से आग्रह किया गया और उसके बदले हम आपकी डिमांड मानेंगे डोमिनियन स्टेटस और हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यह बात बोली गई अगस्त ऑफर 1940, क्योंकि ये अगस्त के महीने में रखा गया था इसलिए इसको बोला जाता है अगस्त ऑफर 1940। हालांकि कोई ऑफिशियल अग्रीमेंट नहीं था ये अभी बोला गया था। किसने बोला? वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगॉव। उस टाइम के जो वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगॉव, उन्होंने ये बात रखी कि भैया आप हमारा सपोर्ट दें हिंदुस्तानी लोग, हम आपको बदले में क्या देंगे? हम आपको बदले में एक डोमिनियन स्टेट देंगे और जैसी आपकी एक डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको भी हम मानेंगे। तो यहां तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए भेजा गया 1942 में क्रिप्स मिशन। क्या भेजा गया? क्रिप्स मिशन। वो क्या था? वो वाइसरॉय ने ऑफर माना था, दिया था एक ऑफर, सिर्फ वर्बली उसको अग्री किया था, लेकिन अब इसको ऑफिशियली फॉर्मली लाने के लिए क्या लाया गया? क्रिप्स मिशन लाया गया 1942 में अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। किसके नाम काहे के लिए लाया गया इसको? टू फॉर्मलाइज ऑगस्ट ऑफर। तो इसका पर्पस क्या था? जो कि ऑगस्ट ऑफर एक बात कही गई थी ऑगस्ट ऑफर 1940 में अग्री किया गया था लॉर्ड लिनलिथगॉव के द्वारा कि भैया आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा आपके नेशन को। तो उसी चीज को फॉर्मलाइज करने के लिए लाया गया क्रिप्स मिशन 1942 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो किसके नाम पे आया? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि इसके चेयरमैन थे, इसके लीडर थे क्रिप्स मिशन के। क्लियर है? So it came with a draft declaration on the proposals of the British government in August offer. As per proposal, India was to be given a dominion status. क्या बात मानी गई इसमें? कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि हेड तो क्राउन रहेगा, ब्रिटिश क्राउन रहेगा, लेकिन जो इंटरनल मैनेजमेंट है एक देश का, वो सारा का सारा अपना देश खुद इंडिया मैनेज कर सकता है। सिर्फ एक क्राउन रूल ऊपर से रहेगा और अंडर हिज मजेस्टी गवर्नमेंट कहलाएगा भारत देश। जैसा कि दूसरे देश, आज भी कई देश ऐसे हैं जो कि डोमिनियन स्टेटस की छतरी में जी रहे हैं। क्लियर है बात? ऑल्सो देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स। और ये जो हमें ऑल इंडिया फेडरेशन की डिमांड थी, एक यूनियन की डिमांड थी, उसको भी इन्होंने मान लिया गया कि भैया आप एक यूनियन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड सारी प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस इसको अग्री करते हैं। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग द्वारा। अब हुआ क्या? यहां पे आपको जैसा पता है कि कम्युनल बीज बहुत बो दिए गए थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे इस टाइम तक। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? भैया हमें तो इस चीज से मतलब नहीं है कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, एक देश बना रहे हैं, एक यूनियन बना रहे हैं, जो कि हम राजी नहीं है। हमें एक अलग स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब एक दूसरा डोमिनियन चाहिए, और ये जो नॉन मुस्लिम एरिया होगा वो दूसरा डोमिनियन होगा। तो उनको सेपरेट स्टेट चाहिए थी। किनको? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम्स को नहीं चाहिए थी। ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज भी हमारे मन में फूट कैसे डाली जाती है कि मुसलमानों ने डिमांड करी थी पाकिस्तान की। मुसलमानों ने डिमांड नहीं करी थी, मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी थी कि उनको अलग एरिया चाहिए फॉर मुस्लिम्स। तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारे मुस्लिम ऐसा चाहते थे कि हमें अलग देश चाहिए। एक चुनिंदा ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि ये चाहता था कि मुस्लिम्स के लिए अलग देश होना चाहिए, और ये डिमांड मुस्लिम लीग ने रखी। इसलिए क्रिप्स मिशन क्या हो गया? एक फेलियर हो गया। क्रिप्स मिशन फेल हो गया 1942 में, क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं मानी इस चीज को। उन्होंने इसका बॉयकॉट करा। उन्होंने बोला हमें तो भैया दूसरी कंट्री चाहिए, दूसरा स्टेट चाहिए, मुस्लिम प्रांत चाहिए, ऐसा प्रांत नहीं चाहिए जहां पे दोनों साथ हो। क्लियर है? तो इसके रिवोल्ट में फिर क्या हुआ? गांधी जी थोड़े से नाराज हो गए और उन्होंने फिर क्विट इंडिया मूवमेंट और ऐसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू कर दिए कि भैया ये अंग्रेज लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये चीज ही ऐसी लाते हैं जिसपे ना हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं टिक पाएंगे, तो ये फेलियर होना ही होना है। इसलिए अब हम पूरी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अब तो आपको डू और डाई की सिचुएशन है, इनको भारत देश छोड़ना पड़ेगा। अब गांधी जी इस तेवर के हो गए। क्लियर है बात? गांधी जी और बाकी जितनी भी पार्टीज थी। क्लियर है? फिर क्या हुआ भाई? फिर चलते 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 वर्ल्ड वॉर चलती गई और ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, क्योंकि जर्मनी रियली हिट देम वेरी हार्ड। बहुत ज्यादा स्थिति जर्मनी ने खराब कर दी थी और जर्मनी की एलाइज ने खराब कर दी थी।
तो ब्रिटिशर्स हालांकि वॉर एंड में जीत तो गए, 1945 जब वॉर एंड हुई तो ब्रिटिश एंड अलाइज वर द विनर्स, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज पूरी तरीके से डिप्लीट हो चुके थे, इंटरनल कंट्री के पास अपनी मैनेजमेंट करना भारी पड़ गया था, तो अपनी कॉलोनीज को मैनेज करना एक अलग टेढ़ी खीर हो चुकी थी इनके लिए। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिशर्स टू कैरी ऑन गवर्नेंस, हमारे पे गवर्न करना आगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि भैया अब हम वैसे ही इतने कमजोर पड़ चुके, भले ही वॉर जीत गए लेकिन कमजोर हैं, अब हम हमारा देश को अंदर से संभाल ले, वो बहुत बड़ी बात है, हमारे ग्राउंड को अंदर से संभाल ले वो ही बड़ी बात है, यहाँ की हम हमारी कॉलोनीज को संभाले। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं, हम डोमिनियन स्टेटस भारत को दे ही देते हैं। यहां तक क्या था, डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, अभी भी फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, अभी भी फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, जो कि आगे जाके आएगी। सो क्या हुआ, 1946 में 3 मेंबर्स की कमीशन भेजी गई, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो पहले आए थे 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स वही आदमी वापस आया, और एवी एलेक्जेंडर, तीसरा आदमी कौन था, एवी एलेक्जेंडर। ये 3 फिरंगी लोग आए, कमीशन बैठी, इनकी कमेटी आई, जिन्होंने ये चीजें, ये फीचर्स लेट डाउन करे। क्या ऑब्जेक्टिव था, टू हेल्प इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इधर दोनों डिमांड जो थी इंडिया की, एक इंडिपेंडेंस की, हालांकि अभी तक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस यानी कि सॉवरेन बॉडी, इंडिया अपने रूल खुद बनाएगी, लेकिन अंडर द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्परर रहेगी। तो डोमिनियन स्टेटस यहां पे माना गया था। इट एनविसेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और दूसरा इन्होंने मान लिया कि आप अपने देश का संविधान खुद बनाएंगे और उसके लिए हम आपको मौका देंगे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव करें, ठीक है। टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, मुस्लिम लीग अग्रीड फॉर द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पे भी मुस्लिम लीग ने इटसेल्फ ये बात को तो अग्री नहीं किया कि भैया हम एक इंडिविजुअल यूनियन बनेंगे, पूरा एक यूनियन बनेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला यार पहले भी एक कैंसिल हो चुका है मिशन, तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन पे रजामंदी देखते हैं, क्या पता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग हों वो मोस्टली मुस्लिम लीग के ही निकल जाए, मोस्टली उसमें जो चुनाव हो लोगों का मुस्लिम लीग का ही हो जाए, तो हो सकता है हम मोटी पार्टी बन जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बीट कर दे। तो उन्होंने एक ब्लफ खेला, एक जुआ खेला कि चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन तक रुकते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें बैकआउट करना है या क्या करना है, ठीक है। तो वो इस प्रपोजल को उन्होंने क्या माना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन तक हम इसे मानते हैं, उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे कि हम इस देश का पार्ट रहना चाहते हैं या हम दूसरा देश चाहते हैं। ये बात पे उन्होंने बात खत्म करी, इससे रिलेटेड क्लियर है बात। अब हुआ क्या भैया, अब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन। क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, जिसमें ये नतीजे हुए, मैं भी आपको डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। तो अभी तक क्या था, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, लेकिन अब जाके 1946 में आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिशर्स जो कि बहुत वीक हो चुके थे, तो उन्होंने ये मानस तो बना लिया था कि अब हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे, हम इंटरनल मैनेजमेंट सारा भारत देश को खुद दे देंगे और हमारी कॉलोनीज को हम फ्री करेंगे। अब ये वो मान चुके थे, ठीक है। तो क्या हुआ इस दिन, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात हुई कि यहां पे इन्होंने बोल दिया था कि भैया आपको अपना फेडरेशन बनाना है, आप अपनी हेडेक से पूरा फेडरेशन बना सकते हैं, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इजाजत दे रहे हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो जो इलेक्शन होना था वो कितने लोगों का होना था, 389 लोग डिसाइड किए गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग होंगे, 389 लोग होंगे। ये किस बेस पे था, ये था पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो उस समय हमारी कुछ 38.9 मिलियन जनता हुआ करती थी, देश की जनसंख्या होती थी, क्लियर है, सॉरी 389 मिलियन हमारे देश की जनसंख्या होती थी, यानी कि 39 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या 1947 में भी थी, 46-47 में भी थी। तो हम शुरू से ही बड़े ह्यूमंगस कंट्री हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश में शुरू से ही हैं। सो उस टाइम हर एक 10 लाख लोग पे, हर 1 मिलियन पे एक आदमी को रिप्रेजेंट किया गया, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फिगर आया कि कितने लोग होने चाहिए, उसमें होने चाहिए 389 पीपल, ठीक है, 389 पीपल। सो रफली 1 सीट वॉज अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, एवरी मिलियन मतलब 10 लाख लोगों पे, ठीक है। और जो सीट्स बांटी गई थी वो 3 तरीके से बांटी गई थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग होंगे वो क्या होंगे, या तो मुस्लिम विभाग से होंगे, या सिख तबके से होंगे, या फिर इसके अलावा जितने भी बचे हुए उसको बोला क्या, जनरल। तो क्रिश्चियन है, जू है, कोई और भी आदमी है, तो वो किस में आएगा, जनरल में आएगा। सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट किसका था, मुस्लिम्स का और सिख का, क्लियर है बात।
अब इसको आगे बाइफरकेट किया गया तो अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, इसमें से 296 सीट जो थी वो थी ब्रिटिश प्रोविंसेस को, जिसपे ब्रिटिश रूल था, तो 296 जो लोग आने थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने थे, और रिमेनिंग जो 93 थे वो आने थे राजे रजवाड़ों से, यानी कि प्रिंसली स्टेट से। क्लियर है बात? वो कहां से आने थे? राजे रजवाड़े यानी कि प्रिंसली स्टेट से आने थे। ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बाइफरकेशन कि कौन कौन से लोग कहां कहां से आए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो काम हुआ उसके बाद वो किस किस तारीख पे, क्या टाइमलाइन में किस किस तरीके से काम हुआ। एक बात यहां ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि 70 इसमें से 73 जो लोग थे वो मुस्लिम लीग, जो फाइनल रिजल्ट निकला तो उसमें से जो 73 लोग थे वो किसके थे? मुस्लिम लीग के विजयी हुए थे इसमें से। लेकिन मुस्लिम लीग को क्या लगा कि आउट ऑफ द 296 हम 73 तो बहुत थोड़े हैं, तो हमारा से तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होगा नहीं, और इन्होंने जाके फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया और इन्होंने अपनी डिमांड को जारी रखा कि भैया हमें तो सेपरेट नेशन चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए, हम भारत के साथ गुजारा नहीं करेंगे। क्लियर है बात? अब इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। 1946 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट कर दिया था, तो मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दी मीटिंग। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, इनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। टेम्पररी बनाया गया, किस बेसिस पे? इनको बनाया गया एल्डेस्ट मेंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो जब तक प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता तब तक के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा साहब को एज बीइंग द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली। क्लियर है? और ये जो प्रथा है ये कहां पे होती है? ये फ्रेंच असेंबली में फॉलो होती है, वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया कि जो भी बुजुर्ग इंसान है सबसे इस असेंबली का, उसको प्रेसिडेंट बनाए जब तक चुनाव नहीं होता है। फिर फाइनली जाके चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज दी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ये थे नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑन बीइंग द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर आते हैं हम आगे। ये ट्रिविया है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जनरल इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया कौन प्रेसिडेंट था फर्स्ट, कौन एल्डेस्ट प्रेसिडेंट था, कौन सी तारीख को पहली मीटिंग हुई थी, ये सब चीजें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी वर द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It took 2 years, 11 months and 18 days to complete our कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इतना बड़ा ह्यूमंगस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में हमें मात्र 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए हमारे को इतना सारा ज्यादा समय लगा। और प्लस इस पे हमने करीब 64 लाख रुपए उस समय के खर्च करे और 60 देशों का कम से कम दौरा किया गया, जहां से हमने कुछ मिक्सचर नमकीन उठाई और हमारे देश का संविधान बनाया। हमने कहीं कहीं से कुछ ना कुछ मिक्सिंग लिया। अमेरिका से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट की पावर्स ली। तो ऐसे अलग अलग देशों से हमने कुछ पॉइंट्स उठाए और उसे इनकलकेट किया हमने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि आपको जैसा ध्यान हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज पर्टेन 60 to 65% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन आज का है उसका 60% तो हमने जीओ एक्ट 1935 से ले लिया था, लेकिन बचा हुआ जो 40% है उसके लिए हमने 60 देशों का दौरा किया। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और उस पर कितने रुपए खर्च करें? 64 लाख रुपए उस समय। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का जो संविधान बन के तैयार हुआ था, जो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन की गिनती होती है, ये गिनती गिनी जाती है 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बन के तैयार था, अडॉप्ट भी कर लिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया था, क्या कमेंस नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि 26 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ
तो नेहरू साहब ने बोला कि हम इसे आज कमेंस नहीं करते, हम इससे आज की शुरुआत नहीं मानते, इसको हम आगे जाके 26 जनवरी को क्या करेंगे, कमेंस करेंगे। तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब माना जाएगा, 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950। तैयार हमारा 26 नवंबर 1949 पे ही हो गया था। क्यों बोला था नेहरू साहब ने, तो ऐसी बात थी कि पूर्ण स्वराज की डिमांड जो हमारे देश में सबसे पहली बार रखी गई थी वो 1929 लाहौर सेशन में रखी गई थी। लाहौर सेशन में यह डिमांड सबसे पहले रखी गई थी कि भैया हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसी दिवस का कम्मेमोरेट करने के लिए, उसी को हमारे मैच करने के लिए हमने क्या किया गया, इस संविधान की जो तारीख थी कमेंसमेंट की, संविधान लागू करने की जो तारीख मानी गई, उसे रखा गया 26 जनवरी 1950, ना कि 26 नवंबर 1949। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार तो यही हो गया था, लेकिन फिर भी हमने इसको 26 जनवरी तक रोके रखा लागू करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें उस डेट से इसको मैच करना था 26 जनवरी 1929 की, जहां पे लाहौर सेशन में नेहरू साहब ने यह चीज बोली थी कि भैया हमें पूर्ण स्वराज की डिमांड है, हम अंग्रेजों से क्या चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और इसी मांग को 26 नवंबर लाहौर सेशन में रखा गया था, 26 जनवरी लाहौर सेशन में रखा गया था। तो अब भी हमने क्या बोला, संविधान इसी दिन लागू होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आजाद देश है और हम हमारे संविधान की घोषणा कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम 26 जनवरी 1950 के दिन ही इसका कमेंसमेंट करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 9 दिसंबर को जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेट डाउन करा असेंबली के सामने। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक रेजोल्यूशन था जिसके बेस पे हमने ये सोचा था कि हम हमारे देश का संविधान बनाएंगे। तो 9 दिसंबर को जब हमारी संविधान सभा बैठी, उसके बाद 13 दिसंबर को क्या किया गया, उनके सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिलीज किया गया कि भाई साहब हम जो ये संविधान बनाने बैठे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे देश के संविधान बनाने के लिए। तो किसी भी चीज को अगर हमें कोई काम करना है तो हमें उसके पहले ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन करने पड़ते हैं कि भैया हमें करना है तो किस सरकमफ्रेंस के अंदर करना है, किस बाउंड्री के अंदर करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये वही चीज थी जो हमें बता रही थी कि हमारे देश का हमें संविधान बताना है, लेकिन ये पहलू हैं जिसपे हमें गौर करते हुए हमें हमारा संविधान बनाना है। क्लियर है, आगे बात समझ में। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द सरकमफ्रेंस अंडर विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी मेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन को इसके अंदर बनाना है, ये उसकी बाउंड्री है, ये इसकी सीमा है, ये इसकी रूपरेखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके बेस बना हमारे प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडेप्ट कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को अडेप्ट कर दिया गया पूरी संविधान सभा में यूनानिमसली, सबके सबने इसको माना गया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होना चाहिए, इसके तहत ही हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो ये बेसिकली क्या है, पूरा उसकी रूपरेखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे उनमें ये रूपरेखा को फॉलो करेंगे, ये मद्देनजर रखते हुए हम हमारे देश का संविधान बनाएंगे। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, यही जाके हमारा आगे बेस बना हमारे प्रीएम्बल का, जिसे हमने संविधान खत्म होने के बाद इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है, क्या लिखा हुआ था इस पे, टू फॉस्टर द यूनिटी ऑफ नेशन टू एंश्योर इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो जो समस्या हमारे देश में थी, बेसिकली जो चीजें हमारे देश में प्रॉब्लम्स थी, उन्हीं को इसमें हाईलाइट किया गया कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बनाना है। ठीक है, तो टू फॉस्टर द यूनिटी ऑफ द नेशन, तो हमारे देश में जैसे आपको बताया फूट बहुत थी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बहुत था, अलग अलग तबके के लोग थे, तो इन सबको एक जोड़ना था, यूनिटी लानी थी इन पूरे देश में। तो ये हमारा सबसे पहला मुख्य ऑब्जेक्टिव डाला गया, टू फॉस्टर द यूनिटी इन नेशन। ठीक है, और उसी से फिर हमको क्या इंश्योर करना है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करना है। टू है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, सेंटर और स्टेट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब मेन एट दी सेंटर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, देन हर प्रोविंशियल लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होनी चाहिए,
जो कि डिमांड आपको पुराने टाइम से दिखती हुई आ रही है। हम हमेशा क्या मांग रहे थे अंग्रेजों से भी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, की स्टेट लेवल पे हम अपना कानून खुद बना सके। तो यही चीज की डिमांड इधर भी थी। टू गारंटी सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन टू द पीपल ऑफ इंडिया। इस देश की जितनी भी जनता है उनके पास ये सारे राइट्स होने चाहिए जिनके बेस पे हमारे फंडामेंटल राइट्स फिर बने। क्लियर है? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी इन द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, इंटीग्रिटी हमारे नेशन की मेंटेन होनी चाहिए। ये बेसिक पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। तो एक बार गो थ्रू कर लेते। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। तो हमारे देश में हमेशा से जात पात, इग्नोरेंस, ऐसी चीजें हमारे देश में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। हमारे यहाँ पे क्लास सिस्टम बहुत ज्यादा उच्चतम स्तर पे था। तो इन सब चीजों पे ही हमें क्या करना था, फोकस करना था कि हमें ये सब चीजें हमारे समाज से, हमारे देश से हटानी है, इरेडिकेट करनी है। इसलिए हमारे संविधान में इनके प्रोविजंस होने चाहिए और इसी को रिलेटेड हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लेके आए। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये आज तक वेरी मच एग्जिस्टेंट है इन आर कंट्री। मैग्नीट्यूड कम हो गया है लेकिन फिर भी कई इलाकों में अभी भी मौजूद है। टू अटेन राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, हमारा देश एक ऑनर्ड देश हो इस दुनिया के नक्शे पे, इस अर्थ वर्ल्ड के नक्शे पे हमारा देश एक यूनिटी को, सेक्युलरिज्म को बताता हुआ एक हमारा देश होना चाहिए। क्लियर है बात? ऑनर्ड प्लेस होनी चाहिए। टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इन ऑल पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट, इट्स कॉन्स्टेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। हमारा जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, हमारी जो गवर्नेंस है, उसके पास जो भी सारी पावर आनी चाहिए वो कहां से आनी चाहिए? डायरेक्टली फ्रॉम आर पीपल। हमारे देश के लोग हमारे देश की सरकार चुनेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पे फिर बाद में यूनिवर्सल अडल्ट सफराज आया, यानी कि हर कोई वोट दे ही सकता है। अडल्ट होने के बाद 18 साल के बाद हर कोई वोट दे सकता है और हमारे देश की जनता डायरेक्ट हमारे देश की सरकार को चुनेगी जो देश को गवर्न करेंगे। तो पावर कहां से आएगी? पब्लिक से आएगी, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये सब थे हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पार्ट, जो कि 1946 में 13 दिसंबर 1946 को लेट डाउन किया गया और फिर उसे जनवरी 1947 में उसको अडॉप्ट कर लिया गया कि अब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाएंगे। अब क्या चल रहा था? अब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम चल रहा था बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साइमल्टेनियसली क्या हुआ? साइमल्टेनियसली ब्रिटिशर्स में सरकार चेंज हो गई। तो ब्रिटेन में सरकार चेंज हो गई और चर्चिल साहब की जगह अब आ गए क्लेमेंट एटली साहब। कौन आ गए? क्लेमेंट एटली साहब। तो ये बने हमारे ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भैया अब हमारे को हमारे देश के इंटरनल मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, हमारी कॉलोनीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। हम पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, हमारी स्थिति अभी इतनी नहीं है कि हम हमारी कॉलोनीज को मेंटेन करें या उनको गवर्न करें। तो इट इज बेटर वी शुड फोकस ऑन आर इंटरनल अफेयर्स रादर देन आर कॉलोनीज। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भारत देश को अब आप आजाद कर दो, अब भारत देश को पूरी तरीके से आजाद कर दो। इससे पहले क्या बात हो रही थी? डोमिनियन स्टेटस की, कि भैया आप डोमिनियन रहेंगे, क्राउन कंट्रोल रहेगा, अंदर से बॉडी सॉवरेन हो जाएगी हमारे देश की, भारत देश की, खुद का कानून खुद बनाएंगे, खुद का संविधान बनाएंगे, लेकिन रहेगी डोमिनियन ही। तो इसके चलते हुए फिर क्लेमेंट एटली साहब के द्वारा बाद में लाया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया। क्या बोला गया? इसने बोला गया एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। आजाद सॉवरेन स्टेट अपना कानून खुद बनाएगी और पूरी तरीके से आजाद कंट्री हो जाएगी। ये मान लिया गया। एंड इट पार्टीशन इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और यहां पे इन्होंने कचरा कर दिया जाते जाते कि इन्होंने जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की उसको मान लिया कि भैया अब हमें जाना है, अब ज्यादा माथा बोड़ी हमें पालनी नहीं है, भारत अलग पाकिस्तान अलग, तुम दोनों अपने अपने देश बनाओ, अपनी अपनी डोमिनियन बनाओ, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ, हम यहां से जा रहे हैं। क्लियर है बात? तो जो फूट थी वो अब चरम सीमा पे पहुंच गई। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, कम्युनल डिफरेंस था हमारे देश में, वो चरम सीमा पे पहुंच गया और एक एरिया बन गया मुस्लिम एरिया और एक बन गया नॉन मुस्लिम एरिया, ऐसा, जो कि मुस्लिम लीग की डिमांड थी। हालांकि इसका मतलब नहीं है कि भारत में मुसलमान नहीं थे, भारत में भी मुसलमान थे, लेकिन कुछ जो कट्टर मुसलमान थे
उनके ग्रुप ने डिमांड रखी पाकिस्तान की, और फिर उनके पीछे पीछे कई मजबूर मुसलमान थे जिनको ज़रूरत थी, तो वो लोग भी पाकिस्तान मूव कर गए और वहां से हिंदू लोग यहाँ पे आ गए हमारे देश में। क्लियर है? पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो भी मुसलमान गया वो ऐसा नहीं है कि अलग होके गया, कई लोग मजबूरी में भी गए जिनके परिवार धंधे काम धंधे सब उधर थे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी जाना पड़ेगा। आज आप उसको सिचुएशन को अपने ऊपर लेके देखिए कि आज आपको कोई बोले कि भैया पार्टीशन हो रहा है, आपका परिवार घर परिवार काम धंधा सब यहाँ पे है, आपको यहाँ रहना है या आपको कहीं और जाना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप जहाँ पे आपका सेटअप होगा वहीं पे फॉल बैक करोगे। तो ऐसा ही उस समय के लोगों के साथ हुआ, और तब इलिटरेसी का लेवल बहुत हाई था, लिटरेसी इतनी थी नहीं, लोगों में इतनी समझ थी नहीं, भेड़ चाल में सब एक ही जगह भागे। तो पाकिस्तान में मुसलमान लोग वहां चले गए और काफी सारे लोग यहाँ पे वापस आ गए। ठीक है, तो ये कब हुआ? ये हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा, जहां पे 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियन की बात मान ली गई और बोल दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान 2 सेपरेट डोमिनियन होंगे। क्लियर है बात? अबॉलिश ऑफिस ऑफ वाइस रॉय, और जो वाइस रॉय का ऑफिस होता था उसको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि जब आप ब्रिटिश राज ही नहीं है तो वाइस रॉय साहब क्या करेंगे। और फिर क्या बोल दिया गया? गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ऑन एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट, और गवर्नर जनरल बना दिए जाएंगे, वाइस रॉय का ऑफिस हटा दिया जाएगा और गवर्नर जनरल इंडिया में से ही चुना जाएगा। क्लियर है बात? एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी डोमिनियन, और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनको ये छूट दे दी गई कि आप कोई से भी डोमिनियन को अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो इंडिया को या पाकिस्तान को। अब डोमिनियन अभी बात कर रहे हैं, बाद में जाके आजाद हो जाएगी। डोमिनियन इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तो ब्रिटिश क्राउन रूल ही है, और जब तक संविधान बनेगा डोमिनियन की तरह ही ट्रीट होंगी, संविधान बनने के बाद इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएंगी, क्योंकि हमारा देश का संविधान बनेगा जब तो हमारे देश को हम गवर्न कर पाएंगे। तो जब तक नहीं है तब तक डोमिनियन है, जब संविधान बन गया लागू हो गया उसके बाद वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आगे बढ़े, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी एंड ब्रिटिश सुजरेनिटी ओवर प्रिंसली स्टेट वॉज टू एंड। अब इस बार क्या हुआ? अभी तक आपने जैसे देखा क्रिप्स मिशन या जो भी कैबिनेट मिशन आया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, तो उसमें फेडरेशन की रजामंदी क्यों नहीं मिली? फेडरेशन क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने, राजे रजवाड़ों ने बोला कि भैया हम नहीं मान रहे, हम तो सुजरेनिटी अग्रीमेंट में ही रहेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, वो हमारी सारी एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करेंगे, हम अंदर के राजा बनेंगे, हमारे लोगों पे हमारा राज रहेगा, हमारी दादागिरी रहेगी। तो यहाँ तक ये लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया अब हमारे ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से हमें छोड़ने के लिए राजी हो चुके थे, उनको कोई भी बसड़ नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट को बोला कि भैया हम तो जा रहे हैं, सुजरेनिटी को टाटा, कोई अग्रीमेंट नहीं है, हम तो जा रहे हैं छोड़ के, आप देख लो, आपको इंडिया में मिलना इंडिया में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में मिल जाओ, नए देश बनाने की औकात है तो नया देश बना लो। क्लियर है बात? लेकिन अब इनकी मजबूरी हो चुकी थी कि भैया अब ये ऐसा कह नहीं सकते थे ब्रिटिशर्स को कि सर रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ, हमारी मदद कर दो, तो इन लोगों की मजबूरी थी और ये लोग फिर विलय कर गए किसमें? भारत देश में। तो कुल मिला के 550 करीब प्रिंसली स्टेट्स क्या हुई? हमारे भारत देश की जो फेडरेशन बन रही थी उसमें विलय हो गई। 3 स्टेट्स थी जिन्होंने खूब नखरे दिखाए थे, जम्मू कश्मीर, हमारा जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 स्टेट्स थी जो बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, रजवाड़े बहुत प्रॉब्लम दे रहे थे कि हम विलय नहीं करेंगे, लेकिन इनकी इवेंचुअली जाके इनका भी हमारे साथ विलय हुआ, हमारे देश में मिले। क्या हुई? इनकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। खैर हमें क्या समझना है अभी कि इन प्रिंसली स्टेट की सारी रजवाड़ी उतरी और इन्होंने मान लिया कि अब हम फेडरेशन बनना है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन खास बचा नहीं है। क्लियर है? ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, और जो किंग ऑफ इंग्लैंड था, एम्परर ऑफ इंग्लैंड था, उसके यहां से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल हट गया। अब वो भारत के राजा नहीं थे, क्राउन नहीं था, अब भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट को मंजूरी मिल चुकी थी। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है? ट्रिविया देख लो। सो इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन May 1949, और जैसे ही आजाद हुई तो कॉमनवेल्थ रेल्म जो है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इंडिया ने अपनी भागीदारी स्थापित कर दी कि भैया हम कॉमनवेल्थ का पार्ट है, यानी कि कभी हमारा क्राउन ब्रिटिशर्स रहा था। कॉमनवेल्थ में जनरली वही लोग हैं जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर आज की तारीख में है,
या फिर कभी जिंदगी में हुआ करते थे, वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। क्लियर है? तो ये कब से रजिस्टर हुआ भारत? 1949 से। इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। मेरे बर्थडे से एक दिन पहले इन्होंने क्या करा? 22 जुलाई 1947। 1947 में मैं आया नहीं था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन डेट जुलाई 22 मतलब मेरे बर्थडे से एक दिन पहले है। सो क्या किया गया? इन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया, हमारे देश का तिरंगे को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 से। क्लियर है? 24 जनवरी 1950 को हमने क्या करा? नेशनल एंथम अडॉप्ट करा, और इसी दिन हमने नेशनल सॉन्ग करा, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ? नेशनल एंथम हुआ, नेशनल सॉन्ग हुआ, और फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब का भी चुनाव हुआ। हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं यहां पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, लेकिन इसके अलावा वो टाइम बीइंग कानून भी बनाती थी, लेजिस्लेटिव, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, और तब उसके प्रेसिडेंट होते थे जीवी मालवंकर साहब। ठीक है, जीवी मालवंकर साहब। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई थी हमारी, वो बेसिकली तो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्योंकि हमारे देश का संविधान बनाना था, लेकिन जब तक संविधान बन रहा है तब तक जो लेजिस्लेशन लाने थे, तब तक जो रूल्स लाने थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो छोड़ गए थे हमारे को, तो जब तक जो भी कानून बनाने थे वो बनाती थी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हुआ करती थी, और उसके प्रेसिडेंट होते थे जीवी मालवंकर साहब। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो प्रेसिडेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जब लेजिस्लेशन बनाने का काम तो जीवी मालवंकर साहब। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, उनके हेड है, तो ये गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन जब हम करेंगे इनके तो मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कहां कहां कैसे याद रखना है। अभी के लिए सिर्फ गो थ्रू कर लेते एक बार। तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी, स्टेट्स कमेटी, तो देश से रिलेटेड देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल से आप याद रख सकते हैं सरदार पटेल, क्योंकि मेन जो काम हमारे देश की सारी प्रोविंसेस, सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस और राजे रजवाड़े को जोड़ने का है, उसका श्रेय जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो प्रोविंसेस कौन जोड़ा? सरदार पटेल साहब ने जोड़ी, तो इसलिए इनके हेड कौन मान लो आप? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी हमें पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, तो स्टीयरिंग कौन करेगा? हमारा प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अभी तो आपको सिर्फ पढ़ने, बाकी आगे देख लेंगे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी पिताबी सीतारामैया। एडॉक कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो ये अभी तो नाम पढ़ लो, बाद में हम इसको क्वेश्चन जब आएगा, जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज दी सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका सिंबल क्या रखा गया? एलिफेंट को सिंबल रखा गया। क्यों रखा गया एलिफेंट को? क्योंकि हमारा देश बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशालकाय देश था, ह्यूमंगस देश था, तो उसी को चिन्हित करने के लिए, उसी को रिजेंबल करने के लिए एलिफेंट, क्योंकि वो बहुत बड़ा जानवर होता है, मेगा जानवर है, तो हमारा चिन्ह भी क्या रखा गया? एलिफेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्योंकि इतने बड़े देश का संविधान हम बना रहे थे, तो इतना बड़ा जानवर हमारा चिन्ह रखा गया। क्लियर है? और आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि गणेश जी, हमारे देश में गणेश जी का एलिफेंट से रिकग्निशन है, तो सारे काम को चालू करने से पहले हम गणेश जी का याद रखते हैं, तो एलिफेंट उससे याद रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाएगी कि ये कहीं ना कहीं रिलीजियस इशू हो सकता है, तो हम उसको न लेके हम क्या बोले, हमारा बड़ा देश, बड़े देश के लिए बड़ा जानवर का चिन्ह हमने रखा। श्री BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो एडवाइजर, जो लीगल एडवाइजर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे हमारे BN राव साहब, और ये ही अधिकतर सारे देशों में जाके वहां से सारी कुछ चीजें पढ़ के हमारे यहाँ पे सजेस्ट करते थे कि भैया ये देश में ये अच्छा होता है, आपको ये इनकलकेट करना चाहिए अपने संविधान में। फिर HVR अयंगर साहब को सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। SN मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
ये थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये थे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सुंदर अक्षरों में लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये थे हमारे कैलियोग्राफर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने? इन्होंने लिखा अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में। सिमिलरली अगर इसको हिंदी में किसने लिखा तो इसको लिखा वसंत कृष्ण वैद्य। तो वसंत हिंदी सा ही नाम है, एकदम हिंदी शुद्ध हिंदी वाला नाम है वसंत, तो उसी से आप याद रखेंगे। हिंदी में किसने लिखा? वसंत कुमार वैद्य ने, वसंत कृष्ण वैद्य ने, कैलीग्राफर ऑफ ए हिंदी वर्जन। ठीक है। नंदलाल बोड़े एंड बेहोर रामनंद सिन्हा, ब्यूटीफुल एंड डेकोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये राम मनोहर सिन्हा जो नाम है, खूबसूरत सा नाम है, इसी से आप याद रखें कि जहां पे भी ब्यूटिफिकेशन और डेकोरेशन की बात आई तो वो करी इन्होंने राम मनोहर सिन्हा साहब ने। ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल का जो ब्यूटिफिकेशन और ऑर्नामेंटेशन था वो किसने करा? वो करा राम मनोहर सिन्हा जी ने। क्लियर है बात? ये हमारा अब ये आता है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम अगले टॉपिक में करेंगे। अभी तक हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारा रूप में आया, तो इसके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे कि हमारे देश पे जो अलग अलग चीजें ली गई है वो कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज ली है। जैसा मैंने आपको बताया हमने 60 देशों का दौरा किया, उनमें से कुछ कुछ चीजें निकाली और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। तो यही अब हम अगला टॉपिक रहेगा कि कौन से देश से हमने कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट करी है और इसको पढ़ने का तरीका भी हम देखेंगे। सो विद दिस वील एंड दिस क्लास। थैंक यू सो मच।